इंक्वायरी से पहले ही जस्टिस नकवी साहब जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया है, शोर मचाना शुरू कर दिया है कि मुझे क्यों बुलाया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने। पहले हम सियासतदानों से तो ये टर्म सुनते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये रो रहा है कि मुझे क्यों बुलाया। हमारी मालूमात के मुताबिक, उस इलाके की मार्केट वैल्यू के मुताबिक, हमने जो सुना, हमने जो मालूमात इकट्ठी की हैं, उसके मुताबिक ये 40-50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो इस जज साहब को 10 करोड़ में सिर्फ जो है ये खरीद लेते हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की सतह का जज जो है वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एक टेम्पर्ड प्रॉपर्टी खरीद रहा है और ये कह रहा है, और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर खरीद रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझे किसी ने धोखे में रखा। रहमान रहीम, आज आप सब दोस्तों को दावत देने का मकसद ये था कि कल सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक आईनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर की जो कार्रवाई है उसको चैलेंज किया है और उसके ऊपर एतराज़ात उठाए हैं। इस पिटीशन के अंदर जिस तरीके से जस्टिस नकवी ने हकायक को मसख करने की कोशिश की है और कौम को गुमराह करने की कोशिश की है, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात की बाबत उन इल्ज़ामात की वजाहत करने के लिए जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस नकवी साहब की इस पिटीशन से हमें ये तासुर मिलता है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को धमकी अमेज जो है उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मोअज़्ज़ज़ जज को जो अपने साथी जज साहबान के बारे में जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे हटकर गैर अदालती, गैर मुहज़्ज़ब जुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। इसलिए हमारी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ये इस्तदा है, ये मुतालबा है कि जस्टिस नकवी साहब का जो दबाव है या जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करने की और करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज किए बगैर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। इससे पहले जब 20 नवंबर को, 21 नवंबर को और 22 नवंबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई हुई थी, तो उसमें जस्टिस नकवी साहब की, उनके वकील की शिकायत के ऊपर काउंसिल ने यह हुक्म जारी किया था कि काउंसिल की कार्रवाई जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग है, तो वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं की जाएगी। तो मैं कानून का ताबे हूं और इसलिए समझता हूं कि काउंसिल की कार्रवाई के ऊपर ना कोई बात की जाएगी और ना ही उसके ऊपर कोई रायज़नी की जाएगी। लेकिन चूंकि जस्टिस नकवी ने अब ये पिटीशन दायर की है और उस पिटीशन के अंदर अपने तमाम जो इल्जामात थे उनका जवाब भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है और इस पिटीशन को उन्होंने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कार्रवाई बनाकर दायर की है, तो अब ये समझते हैं कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर पब्लिक को उनके मालूमात तक रसाई के हक से जो है वो महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस नकवी साहब ने अपनी हम ये समझते हैं, मैं जाती तौर के ऊपर कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये समझता हूं कि जस्टिस नकवी ने अपनी इस पिटीशन में इल्जामात का जो जवाब दिया है, दरअसल उन्होंने ये तमाम अपने इल्जामात जो हैं वो तस्लीम कर लिए हैं कि उन्होंने एक धोखाधड़ी के जरिए, फ्रॉड के जरिए और एक मुसलसल किस्म की हैंडलिंग के जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए सेंट जॉन्स पार्क का जो बेंगलोर नंबर 100 है, प्रॉपर्टी है 3.5-4 कनाल की, वो उन्होंने खरीदी। जस्टिस नकवी साहब ने अपने इस जवाब में यह भी तस्लीम कर लिया है कि जिस फ्रॉड डिग्री की बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी का भी उनको खरीदारी से 6 महीने पहले इल्म हो चुका था। ये जस्टिस नकवी साहब ने अपने इस जवाब में तस्लीम किया है। जस्टिस नकवी साहब ने यह फरमाया है कि दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2021 में फरोख्त कुनिंदा जो चौधरी शहबाज है उसका उनसे राब्ता हुआ। यहां पर सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि जब जस्टिस नकवी साहब यह तस्लीम कर रहे हैं कि दिसंबर 2021 में सिविल कोर्ट की डिग्री लेकर एक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं आपको यह प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, तो उस सिविल कोर्ट की डिग्री के साथ वो सारा रिकॉर्ड लगा हुआ था, जिससे यह बात साबित होती थी कि उस डिग्री के अंदर जो को प्लेंटिफ है, जो दूसरा दरख्वास्त गुजार है, बच्चा हसन शहबाज, वो दिसंबर 2021 को भी नाबालिग था। उसके साथ वो एफआरसी लगा हुआ है, जिस एफआरसी के ऊपर हसन शहबाज की डेट ऑफ बर्थ जो है
वो 3 जून 2004 मेंशन है। तो ये कैसे जज साहब हैं जो अपने जवाब में ये कह रहे हैं कि मुझे पता तो चल गया था दिसंबर में कि ये बंदा मुझे प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि जो बेचने वाले हैं वो कानूनी तौर के ऊपर फरोख्त करने का हक भी रखते हैं या नहीं। और अब जस्टिस नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये खरीदारी अगर कोई आम बंदा करे तो उसके हद तक तो ये मफरूजा तस्लीम किया जा सकता है कि उसके साथ उसको कानूनी पेचीदगियों का नहीं पता था, इसलिए जो वो फरोख्त कुनिंदगान है और या जो खरीदने वाले हैं उनके दरमियान किसी किस्म की कोई कानूनी खामी रह गई। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की सतह का जज जो है वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एक टेम्पर्ड प्रॉपर्टी खरीद रहा है और ये कह रहा है, और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर खरीद रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझे किसी ने धोखे में रखा। अगर जस्टिस नकवी साहब की ये बात तस्लीम कर भी ली जाए तो जो उन्होंने अपनी 200 से ज्यादा सफात की ये पिटीशन दायर की है, इस पिटीशन के साथ उन्होंने तमाम चीजें जो है वो मुंसलिक की हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिसेस, अपना रिकॉर्ड, अब सारी चीजें, लेकिन जो चीजें वो हजफ कर गए, जो चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आएंगी जिसकी बाबत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मामला इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर है, लेकिन इंक्वायरी से पहले ही जस्टिस नकवी साहब जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया है, शोर मचाना शुरू कर दिया है कि मुझे क्यों बुलाया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। पहले हम सियासतदानों से तो ये टर्म सुनते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये रो रहा है कि मुझे क्यों बुलाया। बहुत अच्छा होता अगर जस्टिस नकवी साहब वो तमाम बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो भी अपनी इस पिटीशन के साथ लगा देते, ताकि पता चलता कि जब उन्होंने गुलबर्ग की प्रॉपर्टी खरीदी तो किस बैंक के जरिए कितनी ट्रांजैक्शन में खरीदी, वो बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगा देते। फिर आगे जस्टिस नकवी ने वो प्रॉपर्टी गुलबर्ग वाली जिसको फरोख्त की वो किस बैंकिंग चैनल के जरिए फरोख्त की, वो बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगा देते। अगर जस्टिस नकवी साहब खुद को इतना मासूम समझते हैं तो वो साथ लगा देते। फिर ये कैंट की प्रॉपर्टी जो है ये जिस बैंक अकाउंट्स के जरिए इसकी अदायगी की गई है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर लगा देते। लेकिन चूंकि जस्टिस नकवी साहब के पास कोई जवाब नहीं है अपने इन इल्जामात का, इस टेम्पर्ड प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए फेक मनी ट्रेल क्रिएट करने का, तो अब उन्होंने पब्लिक को गुमराह करना शुरू कर दिया है इस तरह की आईनी पिटीशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के एतराजात लेके। इसलिए हम ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो जस्टिस नकवी साहब को मोहलत दी गई थी कि आप इस अपना 14 दिन के अंदर शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाएं, दूसरे शोकाज नोटिस का, जिस दिन से वो शोकाज नोटिस का मुद्दत पूरी होती है उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए, क्योंकि यह पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें किसी जज का ठोस कानूनी शवाहद की बुनियाद के ऊपर एहतसाब होने जा रहा है। उसके बाद जस्टिस नकवी साहब ने अपने इस जवाब में यह भी तस्लीम कर लिया है कि हाँ मुझे पता चल गया, 21 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान मुझे पता चला कि जो इस प्रॉपर्टी की असल मालिका थी डॉक्टर बिस्मा वारसी, उसके 2 दूसरे बच्चे भी हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि जस्टिस नकवी साहब ने 21 तारीख से लेके आज के दिन तक और इस पिटीशन को दायर करने से पहले जिस बंदे ने इनके बकौल उनके साथ फ्रॉड किया है उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की, तो इसका आंसर है नो। इसका जवाब इस वजह से इनकार में मिलेगा क्योंकि जस्टिस नकवी साहब ने अपने इस जवाब में यह भी तस्लीम किया है कि हाँ मेरे सामने इस खातून डॉक्टर बिस्मा वारसी का केस जो है वो साल 2012 में आया था। हमने अपनी कंप्लेंट में, अपनी शिकायत में इस बात को एलेज किया है कि जस्टिस नकवी साहब की इस प्रॉपर्टी के ऊपर नजर साल 2012 से थी। साल 2012 में जज साहब के नॉलेज में आया कि ये एक टेम्पर्ड डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और इसको औने पौने दामों जो है वो खरीदा जा सकता है। उसके बाद से लेके जितनी कार्रवाई चेन जो है वो जाती जाकर जस्टिस नकवी साहब की खरीदारी तक जाकर जब जहां पर खत्म होती है उसके सिर्फ बेनिफिशियरी जो है वो जस्टिस नकवी साहब है और कोई बेनिफिशियरी नहीं है। ये प्रॉपर्टी एक करोड़ों मालियत की प्रॉपर्टी है। हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारी मालूमात के मुताबिक, उस इलाके की मार्केट वैल्यू के मुताबिक, हमने जो सुना, हमने जो मालूमात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक ये 40-50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो इस जज साहब को
10 करोड़ में सिर्फ जो है वो ये खरीद लेते हैं। और ये वही प्रॉपर्टी है जिस खातून ने 2012 में जज साहब के बारे में जो है वो दरख्वास्त दायर की थी और इन्होंने उस दरख्वास्त को खारिज फरमाया था। हमारी गुजारिश ये है, अब हमने अपनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो इजाफी दस्तावेजात जो हैं वो जमा करवाई थी, उन दस्तावेजात में एक 2007 का एक दावा जो है वो भी हमने रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए हैं और उसकी बाबत जस्टिस मुजार नकवी साहब ने अपनी पिटीशन के साथ शिकायत तो तमाम मुंसलिक की हैं और रिकॉर्ड का सारा जवाब दिया, लेकिन कौम को गुमराह करने के लिए असल हकायक जो है वो फिर छुपा गए हैं। जो खातून मरहूमा थी डॉक्टर बिस्मा वारसी, उसकी तरफ से 2007 के अंदर डॉक्टर बिस्मा वारसी की तरफ से सिविल कोर्ट में अंदर एक दावा दायर होता है जिसमें वो ये कहती है कि मेरी वालदा और मेरे वालिद वो शिया मसलक से ताल्लुक रखते थे जो फौत हो चुके हैं और लिहाजा मुझे जो है उनका वारिस डिक्लेयर किया जाए। अब ये कानूनी बात है कि अगर सुन्नी मसलक के में किसी को विरासत मुंतकिल करनी हो और वो सिर्फ उनकी आगे सिर्फ एक ही औलाद हो, बेटी हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो बाकी वारसान को भी जाती है। लेकिन शिया मसलक के अंदर ये कानून है, ये रवायत है कि अगर खातून का या किसी फैमिली का, किसी कपल का बेटा ना हो, सिर्फ बेटी हो, तो फिर सारी जायदाद जो है वो बेटी को ट्रांसफर होती है और वहां से लेके चीजों को कनेक्ट करना शुरू करे तो आके फिर वही जज साहब जो है वो इस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और वो भी उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिस मसलक को डिक्लेयर करवाया गया। जो शख्स फौत हो गए उसके बारे में उसकी औलाद कैसे डिक्लेयर करवा सकती है कि मेरा बाप जो है वो फलां मसलक से ताल्लुक रखता था या वो फलां मजहब से ताल्लुक रखता था। वो अपनी जिंदगी में अगर उस मसलक और मजहब से ताल्लुक नहीं रखता था तो इसका मतलब ये है कि उसकी औलाद को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने मुतवफ़ी वालिदैन जो हैं उनके मजहब और मसलक को तस्लीम करवाने के लिए अदालत से किसी किस्म की डिग्री ले। और चूंकि ये डिग्री विरासत और प्रॉपर्टी की बाबत ली जा रही थी तो ये डिग्री भी सिविल कोर्ट की मुसद्दका मेरे पास मौजूद है। इसकी अनअटेस्टेड कॉपीज जो है वो हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोवाइड की थी। उसमें वो दावा भी बिल्कुल वैसे ही फ्रॉड के दावे के तरीके से दायर किया गया और एंटरटेन करवाया गया जिस तरीके से वो विरासती दावा जो है वो जाली डिग्री जो है वो जारी की गई। इस मसलक की तब्दीली के दावे के अंदर भी जो खातून थी डॉक्टर बिस्मा वारसी, उन्होंने अपने चचाजाद भाई, अपने खालाजाद भाई जिनको इस प्रॉपर्टी से हिस्सा जा सकता था उनको भी इसमें जो है वो वारसी नहीं बनाया, उनको पार्टी नहीं बनाया। सिर्फ अकेले खुफिया तौर के ऊपर एक दावा दायर किया, मसलक तब्दील करवाया, उस मसलक की तब्दीली की बुनियाद के ऊपर अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाई, बाद में उसको उनके फौतगी के बाद उसके हस्बैंड ने एक जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर जो है वो जस्टिस नकवी साहब को फरोख्त कर दिया। इस पिटीशन के अंदर जस्टिस नकवी साहब ने खुद ये बात ग्राउंड ली है पेज 2 के ऊपर कि ये एक तस्लीम शुदा कानून है कि अगर कोई बुनियादी ट्रांजैक्शन जो है वो गैर कानूनी है तो उसके ऊपर बनने वाला सारा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो गैर कानूनी है। तो ये असूल जो है वो जस्टिस नकवी साहब के ऊपर इस प्रॉपर्टी की खरीदारी के ऊपर जो है वो कैसे लागू नहीं होता कि जब आपने अपने जवाब में ये तस्लीम कर लिया है कि हाँ इस प्रॉपर्टी की, इस खातून के वाकई ही 2 माइनर बच्चे जो है वो भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर डीड, ये ट्रांजैक्शन सारी ही गैर कानूनी हो गई। तो फिर आप उनको वापस कर दें। आप क्यों उसके ऊपर जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये कोई आम बंदा गलती करे तो उसको इस गलती की गुंजाइश मिल सकती है किसी हद तक, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की सतह का जज जो है वो इतनी बोगस ट्रांजैक्शन के जरिए एक प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, नाबालग और यतीमों की प्रॉपर्टी जो है वो हथिया रहा है और वो कह रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। और फिर अपने उस फ्रॉड को कवर करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ऊपर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान के ऊपर जो है वो एतराज उठाया जा रहा है। मेरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से यह भी मुतालबा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जस्टिस नकवी की इस पूरी पिटीशन के तमाम मवाद का एक एक फिक्रे का नोटिस ले, क्योंकि हमारी दानिश्त के अंदर, मेरी दानिश्त के अंदर ये पिटीशन जो है वो तौहीन अदालत के जिम्मे में आती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आइन के आर्टिकल 210 के तहत वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं
तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का भी इख्तियार हासिल है। अगर कोई बंदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जज को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी मेंबर को स्कैंडलाइज करता है, क्रिटिसाइज करता है या उसके ऊपर बेबुनियाद किस्म के इल्जाम आयद करता है, ये बात कानूनी हल्के बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जस्टिस नकवी साहब जो ये मौकफ अपना रहे हैं कि मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान के ऊपर एतराज है, लिहाजा वो अलग हो जाएं, ये एतराज किसी जज के ऊपर उठाना भी तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। हम सारा दिन अदालतों के अंदर ये बात फेस करते हैं, सुनते हैं, हमें पता होता है कि सामने वाले मौजूद जज साहब जो है वो प्रेजुडिस हैं, वो गुस्से में हैं, वो मेरे खिलाफ फैसला कर सकते हैं, उनका माइंड किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, किसी केस के ऊपर, किसी लॉ के ऊपर मेरे केस के खिलाफ जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर एतराज नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि ये बात कानून में लिखी हुई है कि आप जज के ऊपर, कोर्ट के अंदर, काउंसिल के अंदर एतराज नहीं उठा सकते, ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। तो हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बड़े अदब से यह गुजारिश है कि जस्टिस नकवी की इस पटिशन को जवाब तस्वर किया जाए, क्योंकि इस पटिशन की कॉपी जो है वो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पार्टी बनाने की बुनियाद के ऊपर मौसूल हुई है, उनको दी गई है, उनको नोटिस भिजवाया गया है, और इसके अंदर जो लैंग्वेज जस्टिस नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान के बारे में इस्तेमाल की है उसको तस्लीम किया जाए, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और जस्टिस नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो भी की जाए। दूसरी